Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. तो कैसे हैं आप लोग? एंटरटेनमेंट तो काफी अच्छा चल रहा है, बट साथ साथ में पढ़ाई भी तो होना चाहिए ना. So here I come with the next educational video. ये मेरा 7th education video होगा. Okay. After making 2 videos of accounts, 2 videos of English, 2 videos of economics, this is the 3rd video on economics, that is lecture number 3 on introduction to micro and macroeconomics of SYJC economics chapter 1. This is as per the new syllabus. ये नए syllabus के हिसाब से है. ये 3rd and last lecture है 1st chapter का economics का. And I am, as you all know, Dr. Kalpesh Parmar, and these are my qualifications. तो चलो directly move on होते topic पे. Okay, वापस से थोड़ा सा brush up. Economics is divided into 2 parts. Economics has 2 branches. One is microeconomics and one is macroeconomics. ये दोनों नाम रेगनर फ्रिश ने दिए थे, as we know. And today's lecture will be entirely on macroeconomics. आज का लेक्चर हम लोग macroeconomics पर देखने वाले. Microeconomics का हम लोगों ने entire part देख लिया, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम लोगों ने 3 मेन क्वेश्चंस देखे. स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. आज हम लोग सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस, ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम लोग देखने वाले. और बहुत सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले मैक्रो लेवल पे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे माइक्रो को हमने इंट्रोड्यूस किया था, वैसे मैक्रो को इंट्रोड्यूस करते. और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेते. और इंट्रोडक्शन में माइक्रो में 3 बातें थी, तो मैक्रो में भी 3 बातें. फर्स्ट थिंग इज द टर्म मैक्रो, MACRO, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, which means लार्ज और होल. जो पूरे इकोनॉमी का स्टडी करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स was originated and introduced by माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये दोनों टर्म्स दिए थे एक ही पर्सन ने, एंड ही वाज रेगनर फ्रिश इन 1933. इसीलिए ऐसा कहा जाता है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय, या द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय, या ओरिजिनेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय, या फिर फर्स्ट यूज्ड बाय एक ही पर्सन है, रेगनर फ्रिश इन 1933. और जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को लॉर्ड जेम्स कीन्स ने डेवलप किया था. लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, जो उन्होंने अपनी बुक में, जो बुक का नाम है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, विच वाज पब्लिश्ड इन 1936. क्योंकि 1933 के पहले जो इकोनॉमिक्स था वो इंडिविजुअल लेवल पे था, उसके बाद ही वो डेवलप होने का स्टार्ट किया. अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं, डेफिनेशन. मैक्रो का छोटा सा डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. मतलब वो एट अ टाइम एक यूनिट को स्टडी नहीं करता है, एक यूनिट को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. मैक्रो पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है. जैसे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी बताया, यू कैन टेक द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन, वेदर यू कैन टेक इट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओवरऑल मतलब पूरे एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, एक नेशन में, एक कंट्री में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है. ये कार्ल शैपिरो, उनका डेफिनेशन है. इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद क्या लेते हैं हम लोग, जनरली वी टेक द मीनिंग. अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग एकदम सिंपल है. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, एक फर्म या एक हाउस होल्ड हो, एक फैमिली हो, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस हो, उसके सामने. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं, बट नेशनल इनकम के बारे में. जैसे इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, यूएसए का नेशनल इनकम कितना है, कोई भी दूसरी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी, कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, उसके बारे में स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है. नॉट इंडिविजुअल डिमांड बट एग्रीगेट डिमांड. जैसे माइक्रो में डिमांड के बारे में सोचते हैं, समझते हैं. आपको चैप्टर नंबर 3A है डिमांड एनालिसिस. तो एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का क्या डिमांड है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. पूरे इकोनॉमी का ओवरऑल डिमांड कितना है वो हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में.
नाउ लास्ट ईयर तक एग्रीगेट डिमांड और जो नेक्स्ट आने वाला है, जैसे यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ये आपको लास्ट ईयर तक सिलेबस में था चैप्टर नंबर 9 में, बट देयर इज द कंसेप्ट इज नॉट देयर इन द सिलेबस एज पर द न्यू सिलेबस। सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए ये सिलेबस में ये चैप्टर नहीं लिया गया है। नेक्स्ट इज नॉट इंडिविजुअल सप्लाई बट एग्रीगेट सप्लाई। एक सेलर का सप्लाई नहीं, ओवरऑल पूरे इंडिया का कितना एग्रीगेट सप्लाई है उसके बारे में। ओके, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लिए हैं, क्या क्या गुड्स प्रोडक्शन होता है उसका टोटल यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। ये भी चैप्टर नंबर 9 में ही था लास्ट ईयर तक, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों, बट वो अभी के न्यू सिलेबस के हिसाब से इकोनॉमिक्स के सिलेबस में नहीं है, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। not individual product price but general price level. Now what is general price level? General price level is an average price of all the products. Particular economy में जितने भी products produce हुए वो सारे, हम बोलते ना सुई से लेकर एरोप्लेन तक, 50 पैसे की चीज से लेकर 500 करोड़ की चीज तक सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस ले लो, वो प्राइस का एक एवरेज इंडेक्स इज कॉल्ड एज जनरल प्राइस लेवल। और देखो यहाँ पर डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये जनरल प्राइस लेवल ऊपर आया तब हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, ये जनरल प्राइस लेवल नीचे गया तो हम बोलते हैं रिसेशन हो गया। तो जनरल प्राइस लेवल ओवरऑल एवरेज प्राइस के बारे में सोचने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं देखता है वो, एक प्रोडक्ट का प्राइस कौन देखता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैक्रो, मैक्रो क्या करता है? ओवरऑल सभी का साथ में स्टडी करता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने माइक्रो में भी लिया था कि एक सब्जेक्ट में मतलब बीके में कितना मार्क्स आया, 98 आया, कैसे आया, तो उसका डिटेल स्टडी वो माइक्रो करके देता है। लेकिन जो एग्रीगेट परसेंटेज हुआ, मतलब किसी में 98 है, किसी में 35, 45, 67, 82 कितना भी मार्क्स है, उसका एवरेज मार्क्स हम बोलेंगे, दैट इज एग्रीगेट परसेंटेज। जहां पर हो रहा है 78.78%। तो ये 78% क्या कर रहा है? सारे मार्क्स, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल नंबर। तो ओवरऑल स्टडी करके जो परसेंटेज आया, दैट एग्रीगेट परसेंटेज किसका स्टडी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है। तो दिस इज हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ओवरऑल, पूरा साथ में लेकर स्टडी करता है। मतलब वो एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचता है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी करके देता है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में यहाँ पर अगेन कोई कीवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये जनरली 3-4 पॉइंट्स का होता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में 4 बातें थी, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में भी 4 बातें। What are 4 things? First one is theory of income and employment. Income, income मतलब कौन सा इनकम? हम बोलते हैं जो भी आप कमाते हो। अब कोई भी इंसान जब कमाएगा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कंजम्पशन और एक सेविंग्स। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में सोचेंगे हम लोग कौन से इकोनॉमिक्स में? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो मतलब ओवरऑल पूरे इकोनॉमी का, मतलब यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की जब बात हो रही है तो एक जन का कंजम्पशन, एक इंसान का इनकम से कंजम्पशन नहीं, ओवरऑल पूरे इकोनॉमी का कितना कंजम्पशन, ओवरऑल पूरे इकोनॉमी का कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो ये स्टडी करता है। और एक बात इसमें स्टडी होती है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, मतलब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आपको पता चलेगा बिजनेस साइकिल के, मतलब बिजनेस साइकिल जैसा होगा उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। अभी अगर बिजनेस साइकिल अच्छा चलता रहेगा, बूम पे है, तो अच्छा खासा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर डूम मतलब स्लंप पे है तो वो इट विल बी हैविंग रिसेशन इन द इकोनॉमी। अभी रिसेशन होगा तो सबको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा ही, राइट? वो हम लोग आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। बट फिलहाल पॉइंट्स देख लो एक बार, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन और थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल है। दूसरी बात है इसमें थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इन्फ्लेशन रिसेशन को देखने के लिए। फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा है, ये पूरा स्कोप का क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड में आपको आ चुका है। और चौथा है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो डिटेल में देखते हैं ये चारों क्या है। पहला आपको मैंने बताया थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो जेम कीन्स अंकल जो है, जॉन मेनार्ड कीन्स, उनकी बुक है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो उन्होंने बुक लिखी है इसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन ऑल अबाउट? कंजम्पशन फंक्शन मतलब जो आपकी इनकम है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडिविजुअल है, पहले इंडिविजुअल लेवल पे समझते हैं, मेरा 10,000 रुपए इनकम है, तो उसमें से मैं 7,000 रुपीज स्पेंड करता हूँ, 3,000 रुपीज सेव करता हूँ, तो इसके बारे में जो समझाता है वो कंजम्पशन फंक्शन। ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल। बट यहाँ पर बात हो रही है
ऑल ओवर द कंट्री, पूरे एक नेशन में टोटल इनकम कितना है, उसमें से कितना कंज्यूम हुआ, मतलब उसमें देखते हैं हम लोग एपीसी का कंसेप्ट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर आगे चल के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सब अलग अलग कंसेप्ट्स कंजम्पशन फंक्शन में लॉर्ड जेम्स कीन्स ने बताया, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड जेम्स कीन्स का एक लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये क्या बोलता है, जैसे 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 हम लोग ज्यादा कमा, मतलब एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर अर्निंग आपका इनकम कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, आप स्पेंड ज्यादा करोगे क्योंकि आपका इनकम का लेवल बहुत कम होगा। फिर जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, जैसे जैसे आप और कमाने लगोगे, तो आप उसको कंजम्पशन से ज्यादा किस में कन्वर्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में ज्यादा कन्वर्ट करोगे। सो ये जनरल साइकोलॉजी है, किसी का भी ये साइकोलॉजी चलेगा कि एट द बिगिनिंग स्टेज आपको बोरोविंग भी करना पड़ सकता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे, तो डेफिनेटली लेवल ऑफ इनकम बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ते जाएगा, कंजम्पशन नो डाउट बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे करके आपका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आप अपना प्रॉपर्टीज, आपका वेल्थ बढ़ाओगे, राइट। ये बताया है लॉर्ड जेम्स कीन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में। ओके, तो ये कौन से लेवल पे हमने सोचा, मैक्रो लेवल पे सोचा। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझते हैं, और पूरे इंडिया के जीडीपी का जो अभी फिलहाल 190.10 लाख करोड़ रुपीस है, उसका 59.1% ऑफ जीडीपी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो हाउस होल्ड, हमारी घर में जितनी भी चीजें आ रही है ना, वो सारी चीजों का अगर पूरे इंडिया का टोटल करेंगे, तो पूरे इंडिया का टोटल प्रोडक्शन का 59% पार्ट सिर्फ वो है जो हम अपने घर पे यूज करते हैं, और जो बिजनेसेस में यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो 32.4% ऑफ जीडीपी है। देखो कितना अच्छा डेटा। ये डेटा कौन से लेवल पे है, माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे है? यस, द डेटा इज ऑन मैक्रो लेवल, इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी पार्ट में आता है। सेकेंड थिंग, बिजनेस साइकिल के बारे में हमने सोचा था, तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में आप जब मेहनत करते हो तो आपको स्टार्टिंग में लॉस होगा, फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ोगे, दैट इज एक्सपांशन ऑफ योर बिजनेस। और द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर मतलब बिजनेस का जो हाईएस्ट अर्निंग लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज बूम, वो ग्रीन जोन है आपका। लेकिन हमेशा आप बूम में रहोगे ऐसा जरूरी नहीं है, बिजनेस फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं मार्केट में। अभी देखो, अभी स्लम्प चल रहा है, बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है, ऑलरेडी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो गए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मेरा जॉब चला गया है, आई वांट टू कम बैक इन टीचिंग फील्ड। वो ऑलरेडी टीचिंग से निकलकर आईटी फील्ड में काम कर रहे थे, उनका जॉब चला गया है, तो वापस से टीचिंग फील्ड में, मतलब बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है। तो ये क्या हो रहा है, अभी रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में वी कैन से दैट 2020 विल बी द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ये भी एक ग्रेट डिप्रेशन का ईयर हो सकता है, जैसे 1929 था, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अफेक्ट हुआ है, सब जगह पर लॉकडाउन फॉलो हुए, लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस बंद है। तो बूम के बाद एक लेवल आता है, धीरे धीरे बिजनेस का प्रॉफिट कम होने लगता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज बूम, वैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉस, ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड ए स्लम्प। ये बिजनेस में चलते रहता है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार स्लम्प में हम लोग आ गए, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉस हो गया तो हम वहीं पर रहने वाले हैं, वापस से रिकवरी होगा, दैट रिकवरी और फिर एक्सपांशन की तरफ जाएगा। ओके, बट ये जो स्लम्प में जो लोगों ने सोच लिया कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, वो लोग घर पे बैठ जाएंगे, वो लोग बिजनेस यूनिट्स बंद कर देंगे। लेकिन जो हिम्मत करके आगे वापस से फिर से आएंगे, लॉस तो लॉस करके 1 साल चला लेंगे, तो वो वापस से नेक्स्ट ईयर उसका रिकवरी का चांसेस है। सो ये सब कौन से लेवल पे हम सोच रहे हैं, एक पर्टिकुलर फर्म के लेवल पे नहीं सोच रहे, पूरे इकोनॉमी में ये फॉलो हो रहा है, पूरे इकोनॉमी में एक्सपीरियंस हो रहा है। बूम था, अभी रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बिजनेस साइकिल का भी। ओके, तो ये दूसरी बात हो गई थी। ओके, फर्स्ट कंसेप्ट में कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और बिजनेस साइकिल। नाउ सेकंड कंसेप्ट, दूसरी बात होती है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल? एवरेज प्राइस, हम लोग बोलते हैं इसको प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मतलब क्या, जैसे हम लोग देखते हैं ना शेयर मार्केट में, ये जो एरोस है वो जनरली शेयर मार्केट में देखने मिलते हैं। सेंसेक्स हम लोग बोलते हैं, सेंसेक्स ऊपर गया तो हम बोलते हैं कि तेजी है, सेंसेक्स नीचे गया तो हम बोलते हैं मार्केट में मंदी है। ओके, तो ये ऊपर जाना नीचे जाना, वो सेंसेक्स क्या है? इट इज एन इंडेक्स, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो सारे शेयर्स के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही प्राइस इंडेक्स भी एक ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर, एक इंडेक्स है जो पूरे सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्राइस लेवल ऊपर आया तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं।
ये प्राइस लेवल नीचे गया तो हम उसको रिसेशन बोलते हैं। करंटली फरवरी 2020 के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6.58% है, जो वो पास्ट में कुछ 4-5 साल पहले वो 9.58% पे था, जो अभी 6.58 9.5% पे था, वो भी 6.58% पे आ गया। यानी स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी। ये इन्फ्लेशन रेट से आपको पता चलता है कि इकोनॉमी का स्लो डाउन है या क्या है, मतलब फास्ट ग्रोइंग हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, राइट। तो ये कौन से लेवल पे, अगेन इट इज ऑन नेशनल लेवल, इट इज ऑन मैक्रो लेवल, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाएगा एक जनरल प्राइस लेवल। तो माइक्रो क्या करेगा, माइक्रो एक ही प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा, राइट। तीसरी बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने लास्ट ईयर ही सीखा, ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ यानी क्वांटिटी का बढ़ना, तो डेवलपमेंट यानी क्या, डेवलपमेंट यानी उस क्वांटिटी के बढ़ने से जब क्वालिटी भी बढ़ता है तो दैट इज योर डेवलपमेंट। एक बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस को समझने के लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं आया हूं। समझो पप्पा का सैलरी 10,000 से 25,000 हुआ, क्या बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा, यस। तो ये हो गया पप्पा के सैलरी का ग्रोथ। उससे अगर घर में एसी आएगा, बासमती राइस खाने लगेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे, आजू बाजू वालों को दिखेगा अरे वाह, लगता है बाजू वाले का सैलरी बढ़ गया है। वो बढ़ना जब क्वालिटी में दिखता है, मतलब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया रहने का, दैट बिकम्स योर हाउस वेलफेयर, हाउस का वेलफेयर हो गया, दैट इज योर डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब नेशनल इनकम बढ़ना या जीडीपी बढ़ना, लेकिन डेवलपमेंट यानी क्या, वो ग्रोथ से डेवलपमेंट लाने के लिए वो ग्रोथ को यूज करना पड़ेगा। इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ग्रोथ नेचुरल प्रोसेस है। अब हर साल पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, लोग ज्यादा काम करने वाले हैं, प्रोडक्शन लेवल बढ़ने वाला है, लेकिन उससे जब इकोनॉमिक के पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पॉवर्टी के ऊपर अटैक होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अटैक होता है, तो वो आप बोल सकते हो डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि यहां पर आप बोल सकते हो ग्रोथ इज कन्वर्टेड इनटू वेलफेयर। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर होगा तो आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमने लास्ट ईयर ही सीखा है। तो ये कौन से लेवल पे बात की हमने, डेफिनेटली मैक्रो लेवल पे। इसीलिए स्टडी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिया का 2018 का ग्रोथ रेट था 6.1%, 2019 में वो 4.2% हो गया, स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी में। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अभी तो फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2020 का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ 1.9% एक्सपेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग जीत जाएंगे कोरोना वायरस से और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर से सब बिजनेस अब स्टार्ट हो जाएंगे, और इंडिया इज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में सेटअप होगी, तो उससे इंडिया का ग्रोथ रेट 2021 में इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है मोर देन 7%। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में सोचते हैं, ये हम लोग इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अरे माइक्रो थियरी हो या मैक्रो थियरी हो, डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कौन से फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उनको क्या रिटर्न में मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पहले हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सोचा था थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फैक्टर प्राइसिंग, तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में कितना लैंड, कितना लेबर, कितना वेज, कितना कैपिटल और कितना एंटरप्रेन्योर हमने यूटिलाइज किया, कितने फैक्टर्स को यूज किया, और उसके सामने हमने कितना रेंट, कितना वेजेस, कितना इंटरेस्ट एंड कितना प्रॉफिट पे किया एक फॉर्म में। When we are talking about macro theory of distribution, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में कितना लैंड यूज हुआ, तो पूरे इंडिया का टोटल रेंट पेड कितना हुआ, पूरे इंडिया में कितने लेबर फोर्स का यूज हुआ, तो कितना वेजेस हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में कितना वेजेस पे हुआ, पूरे इंडिया का टोटल कितना कैपिटल यूटिलाइज हुआ, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट हुआ, तो उसके सामने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हुआ, और ऑल ओवर इंडिया के सारे एंटरप्रेन्योर्स को कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। पूरे इंडिया के टोटल रेंट प्लस टोटल वेजेस प्लस टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। यही आगे चल के आप कंसेप्ट सीखोगे नेशनल इनकम में। यही एक पर्टिकुलर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड है। ओके, वो हम बाद में देखेंगे, बट ऑल ओवर नेशनल लेवल का हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए ये मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में चार बातें कौन सी आई, यस रिकॉल इट। पहला था थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट,
इसमें दो मतलब तीन चीजें थी, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड बिजनेस साइकिल। दूसरा था थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिससे आपको इन्फ्लेशन रिसेशन के बारे में संबंधित होता है। नेक्स्ट था थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे आपको पता चलता है ग्रोथ कैसे डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। और चौथी बात उसमें क्या थी, व्हाट वाज देयर इन द फोर्थ थिंग वाज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो माइक्रो में था वही मैक्रो में था, माइक्रो में एक फर्म का था, मैक्रो में ऑल ओवर द नेशन, पूरे कंट्री का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फीचर्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? फीचर्स का मतलब होता है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टर में, उसके स्वभाव में कौन सी बातें आती है? चलो लेट्स थिंक ऑन इट। और यहां से अगेन फीचर्स और इंपॉर्टेंस, माइक्रो का भी मैंने कीवर्ड्स दिया था, तो इसका भी मैं कीवर्ड्स दूंगा। यहां पर इसका कीवर्ड है 3G स्लाइस। 3G यानी मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं हो रही, हम तो अभी 4G पे चल रहे हैं। यहाँ पर 3G यानी जी से 3 पॉइंट्स है, एंड देन SLICE, ये सारे इनिशियल से सारे पॉइंट्स के। तो जी से पहला पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जी सेकंड जी स्टैंड्स फॉर जनरल प्राइस लेवल, थर्ड जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ मॉडल्स, फोर्थ जी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, फिफ्थ जी स्टैंड्स फॉर लंपिंग मेथड, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इट्स 3G के बाद S stands for study of aggregates, L stands for lumping method, I stands for income theory, C stands for complementary to microeconomics, E stands for economic policies। इस तरह से 8 पॉइंट्स हम लोग समझने वाले हैं इन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पिक्चर है। व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम? जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम यानी क्या, जो बैलेंस्ड होकर चलता है। यहां पर देखो डिमांड एंड सप्लाई को दोनों को बैलेंस किया है यहां पर पिक्चर में। तो ये क्या बता रहा है? दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बहुत बार डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी 2 मार्क्स के लिए आता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या था? इट वाज कॉन्सेंट्रेटिंग, इट वाज फोकसिंग ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। वो एक ही पार्ट पे फोकस करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में वो क्या सोचता था, प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगा। तो उसने क्या किया, सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस किया, बाकी जो दूसरे 9-10 फैक्टर्स थे उनको इग्नोर कर दिया। तो वो क्या कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है कि एक ही पार्ट को फोकस कर रहा है, बाकी को इग्नोर कर रहा है। और जनरल इक्विलिब्रियम क्या करता है? जनरल इक्विलिब्रियम सारे इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर अपना स्टडी करके देता है। यानी कि वो सिर्फ डिमांड को नहीं देखेगा, सिर्फ डिमांड को माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है, सिर्फ सप्लाई को नहीं देखेगा, सिर्फ सप्लाई को माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। वो दोनों को बैलेंस लेकर चलेगा। मतलब वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को लेकर इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट बताता है हमको, which was there in your syllabus till last year। अभी वो सिलेबस में नहीं है, बट वो सारे फैक्टर्स को साथ में लेकर चलता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वो जनरल इक्विलिब्रियम में सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलता है, ओवरऑल होल। सेकेंड पॉइंट इज जनरल प्राइस लेवल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये एक इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स। वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स अलग अलग होता है। वो प्राइस इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव प्राइस। वो प्राइस लेवल अगर ऊपर गया तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, वो प्राइस लेवल नीचे गया तो हम उसको रिसेशन बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारा डेटा आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, बट प्राइस लेवल मतलब ओवरऑल उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर सोचा नहीं जाता है। यहां पर एकदम क्लियरली समझ लो कि पूरे इंडिया का प्राइस लेवल बढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लिया है उसका प्राइस उस पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ा ही होगा। जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि हमने ले लिया लक्स, तो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि लक्स का प्राइस भी बढ़ा ही होगा। हो सकता है लक्स का प्राइस पहले से कम हुआ हो इन्फ्लेशन के टाइम पे। मतलब इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर को बताता है। उसमें जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन आया मतलब सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा ही होगा, किसी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम भी हुआ हो सकता है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। बट व्हाट इट डज एवरेजिंग, एवरेज लेके फिर वो कंसीडर करके चलेगा, राइट? सो अगेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जनरल प्राइस लेवल, थ्रू जनरल प्राइस लेवल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन कितना है, तो आपको पता चलेगा
तो आप समझो सोचोगे कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपको कैसे पता चलेगा, इन्फ्लेशन का लेवल पता चलेगा। तो ये सब चीज मैक्रो लेवल पे चल रही है, इसलिए इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ मॉडल्स। बहुत सारे अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स, बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, वो सबको समझने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक मॉडल्स था, यानी कि डायग्राम्स से हम लोग उसको समझते थे। वैसे यहाँ पर अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं। जैसे कि पीसी महालनोबिस करके इकोनॉमिस्ट थे, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ओके, पद्म विभूषण अवार्डी है वो। उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एक मॉडल बनाया था जिसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज, इंडिया के सारे हैवी इंडस्ट्रीज को लेकर एक मॉडल बनाकर उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अब यहाँ पर क्या लिया, मैक्रो लेवल पे लिया, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक मॉडल्स था, डायग्राम्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ मॉडल्स को लेकर स्टडी किया जाता है। देन फोर्थ इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जहां पर एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल। क्या एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स यानी ओवरऑल। तो मैंने आपको पहले बताया, अपना जो एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो स्टडी नहीं करता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा डिटेल का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो क्या करता है, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर करके एक एवरेज नंबर निकालता है, विच इज कॉल्ड एज एग्रीगेट परसेंटेज। एंड दिस एग्रीगेट परसेंटेज के बारे में स्टडी करना इसका काम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। तो ये क्या हो गया, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एक का स्टडी नहीं करेगा, ओवरऑल सारे इकोनॉमी का स्टडी करेगा। अगेन एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, बट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए वही बात आएगी कि होल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में सोचता है। नेक्स्ट इज लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड था, स्लाइसिंग मेथड था। वो क्या करता है, पूरे इकोनॉमिक के डेटा को डिवाइड तब तक डिवाइड करेगा जब तक इंडिविजुअल लेवल नहीं आता है, फिर वो स्टडी स्टार्ट करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो ने जो कुछ भी स्टडी किया है सबको गैदर करके एक नंबर देने का, रिप्रेजेंटेटिव नंबर देने का काम करता है। जैसे कि हमने बोला पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो पहले माइक्रो लेवल पे एक एक घर पे जाके एक एक फॉर्म भरा जाता है, सारे फॉर्म्स को ऐड करके एक लोकल लेवल का एक पर्टिकुलर डेटा बनता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनता है, मतलब तालुका लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंबाइन होता है, फिर स्टेट लेवल का डेटा कंबाइन होता है, फिर सारे स्टेट्स का डेटा कंबाइन करके एक नेशन का पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है। तो वो नेशन का पॉपुलेशन कैलकुलेट किया, दैट इज व्हाट, दैट इज द लंपिंग मेथड। वो क्या करता है, वो पूरे फॉरेस्ट को एक साथ स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल ट्री को स्टडी नहीं करता है। नेक्स्ट वन, इट इज इनकम थियरी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी था, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थियरी। क्यों ऐसा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इसको स्टडी करने के लिए हमने देखा था प्राइस को बेस बनाया था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस को बेस में लेकर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड और सप्लाई की लॉस को एक्सप्लेन किया था। वैसे इन द सेम मैनर लॉर्ड जेम्स कीन्स ने जो भी थियरीज दिया है, उन्होंने वो थियरीज में, जैसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का मैंने बात किया था, उसमें बेस में क्या लिया, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बेस में लिया इनकम। कौन सा इनकम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, उन्होंने मैक्रो लेवल पे स्टडी करके दिया है, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम बढ़ा तो नेशनल कंजम्पशन भी बढ़ता है, नेशनल सेविंग्स भी बढ़ता है। ये जनरल आइडियोलॉजी है, ये उन्होंने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में एक्सप्लेन किया था, इन्होंने लॉर्ड जेम्स कीन्स ने। और आप उनका बुक उठा लो, आपको आगे चल के 12th हो जाएगा तो SY BCom में आपको पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडीज है, उसमें क्या है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम ओनली। इसीलिए SY BCom का फर्स्ट चैप्टर आपका नेशनल इनकम ही है, जो 12th में भी है, बट SY BCom में आपको डिटेल में आएगा, और ज्यादा डिटेल में नेशनल इनकम का कंसेप्ट है। ओके, अभी भी आप ये साल भी नेशनल इनकम का चैप्टर सीखने वाले हो डिटेल्स में, कि हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, how national income is going to be calculated, what are the methods of measuring national income, and after measuring, after having the national income data, what are the difficulties in measuring national income। ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही साल 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में सीखने वाले हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थियरी इसीलिए है क्योंकि उसका कोई भी थियरी जब कीन्स अंकल ने या किसी और ने भी डेवलप किया है तो उन्होंने नेशनल इनकम को बेस में लेके उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट,
कॉम्प्लीमेंट्री टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमेशा कहा जाता है या जनरली डू यू एग्री में भी आया है बहुत बार, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। कैसे नहीं चलता है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो पीएमओ से, पीएम ऑफिस से, वहां से हमको हर साल एवरी ईयर 2011 2021 अभी वापस 2021 में हम लोग सेंसस सर्वे करेंगे, मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग करेंगे। तो क्या होगा, वहां से ऑर्डर जाएगा पीएमओ से सारे स्टेट्स को। स्टेट्स क्या करेगा, अब ये स्लाइसिंग मेथड को हम समझेंगे। स्टेट्स क्या करेंगे, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमांड्स जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से तालुका लेवल पे, फिर उससे लोकल लेवल पे, फिर जो वर्किंग टीचर्स है, यूजुअली टीचर्स जाकर ये सेंसस सर्वे करते हैं, एक एक घर में जाकर एक एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। एक एक फॉर्म फिलअप करने के बाद वो सारे फॉर्म्स को गैदर किया जाएगा, उस पे से डेटा कंपाइल करते करते अगेन फिर से जाएगा। समझो फॉर एग्जांपल नालासोपारा का पॉपुलेशन मिला, नालासोपारा से वसई तालुका का पॉपुलेशन मिला, वहां से हमको पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन मिला, वहां से ऐड करते करते हमको पूरे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन मिला, और फिर फाइनली जाके हमको पूरे इंडिया का पॉपुलेशन मिला। तो स्टडी जब करना है डिटेल में, तो वो काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एक यूनिट का स्टडी करके देगा, लेकिन उसको क्लब करके उसका रिजल्ट देने का काम कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो एग्जांपल था, एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स का स्टडी करके देगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट कौन देने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए स्टडी करके देने के लिए मैक्रो को माइक्रो पे डिपेंड रहना पड़ता है, और रिजल्ट के लिए माइक्रो को मैक्रो पे डिपेंड रहना पड़ता है। दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर complementary to each other. Okay, hope you have understood this concept properly. Okay, next, economic policies. Economic policies माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी था, वहां पर मैंने वही एक्सप्लेन किया था कि जब पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनता है तो एक एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली ऑल ओवर द नेशन के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा। अभी तक का इकोनॉमिक पॉलिसी का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट हम ले सकते हैं, तो दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। वहां पर एलपीजी पॉलिसी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या था, हमारे इंडस्ट्रीज को फ्रीडम मिला था। उसके पहले लाइसेंसिंग पॉलिसी था, तो लाइसेंसिंग पॉलिसी हटाया गया। फ्यू जहां पर लाइसेंसिंग जरूरी है, डेफिनेटली लीकर, दारू, उसके लिए लाइसेंसिंग जरूरी है। हैजार्डस केमिकल्स, उसके लिए लाइसेंसिंग जरूरी है। तो जहां जहां लाइसेंसिंग जरूरी था वहां लाइसेंसिंग रखा, बाकी सब जगह से लाइसेंसिंग हटा दिया। पहले बेचारे एक मोची को भी लाइसेंस रखना पड़ता था, कुछ भी अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी करना हो तो, वो सब लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दिया गया। लाइसेंस राज चला गया 1991 में। सबसे बड़ा जंप है इकोनॉमी का अभी तक का, जिसके करता धरता हम कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में, जब then Prime Minister of India was PV Narasimha Rao and then Finance Minister of India was Dr. Manmohan Singh, उन्होंने ये एलपीजी पॉलिसी बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करके लिया था, जिसकी वजह से इफ यू सी द डेटा ऑफ 1991 में इंडिया का एफडीआई का लेवल था, इंडिया का एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 129 मिलियन यूएस डॉलर्स था, जो 10 साल में 10 15 12 14 इयर्स में 2005 का डेटा ले तो इट केम टू 40,885 मिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब कितना बड़ा जंप है। ओके, एफडीआई क्यों बढ़ा, क्योंकि 1991 में ऐसे ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए गए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्रूशियल सेक्टर्स थे जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, जो धीरे धीरे करके 51%, धीरे धीरे करके 75% एंड धीरे धीरे करके 100% अलाउ किया गया। इंडिया का पावर जनरेशन सेक्टर को भी इस तरह से एफडीआई अलाउ किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट था। कौन सा लेवल हो गया, माइक्रो लेवल हो गया कि मैक्रो लेवल हो गया? यस, इट इज द मैक्रो लेवल। I will always try to give you as much information as possible regarding the economy. Okay, so ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट्स जो है 8 पॉइंट्स हमने समझे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसका कीवर्ड था 3G स्लाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का
जरूरत, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, तो उसका कीवर्ड है लेस फन। लास्ट अभी तक के क्वेश्चंस आपको 11th में भी थे, बट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज नॉट देयर इन 11th स्टैंडर्ड, तो अब थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा कम फन, लेस फन के साथ अभी सीरियसली पढ़ो। ओके, so what are the points with this keyword LESSFUN? L stands for level of employment, E stands for economic development, S stands for study of macroeconomic variables, S stands for solution to economic problems, F stands for framing economic policies, U stands for understanding working of economic system as a whole, and N stands for understanding what? National income. तो ये सब पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, माइक्रो हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज। द फर्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट यानी क्या? एम्प्लॉयमेंट यानी यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग फोर्स ऑफ इंडिया। तो वर्किंग फोर्स, व्हाट इज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि कितने लोग अप्रोक्सीमेटली 519.5 मिलियन पीपल आर देयर हु आर वर्किंग फोर्स ऑफ इंडिया। 519 मिलियन पीपल, ओके, इट कम्स टू 51.95 करोड़ पीपल, यानी अप्रोक्सीमेटली 52 करोड़ लोग वर्किंग फोर्स में आते हैं यूजुअली इंडिया के। ओके, तो इतने लोग एम्प्लॉय होके इंडिया का जीडीपी का लेवल क्या है, ये समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। डेफिनेटली ये माइक्रो का काम तो नहीं होगा। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच कांसेप्ट्स ऑन नेशनल लेवल। ये मैंने जो डेटा आपको दिया है 52 करोड़ पीपल, ये कैसे आया? डेफिनेटली मैक्रो स्टडी करके आया होगा। और इंडिया का जीडीपी अभी फिलहाल है 190.10 लाख करोड़ रुपीस, 190 लाख करोड़ रुपया है इंडिया का जीडीपी। मतलब 52 करोड़ लोग मिलके 190.10 लाख करोड़ का प्रोडक्शन कर रहे। ये अलग अलग डेटा हम लोग को मैक्रो लेवल पे मिलता है, राइट? सो इसको समझना इज द पार्ट ऑफ, मतलब इसको समझने के लिए हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना पड़ेगा, राइट? इसी से हम लोग को पता चलता है ना कि व्हाट इज द सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। हम लोग सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड अप्रोक्सीमेटली ओनली 30% ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग इन सर्विस सेक्टर। लेकिन प्रोडक्शन जब देखेंगे तो ओनली 20% ऑफ द प्रोडक्शन इज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्शन इज फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। इसीलिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है जिसका वर्कफोर्स प्राइमरी से निकलकर धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जाता है, ऐसा स्टडीज बोलता है, राइट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझना है तो भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमिक के अंदर जब पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि क्या, जब नेशनल इनकम के बढ़ने से, जीडीपी के बढ़ने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी क्या? पॉवर्टी लेवल कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया, तब हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है। आज हम लोग देखते हैं ना कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों माना गया है? क्योंकि वैसे पॉजिटिव चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में देखे जा रहे हैं, राइट? द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग, वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग सच पॉजिटिव चेंजेस इन इंडिया सिंस लास्ट 5 to 6 years। तो वो चेंज क्या है? लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है, राइट? तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना इज नथिंग बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये समझ हमको कौन देता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ macroeconomic variables. What are the macroeconomic variables? Like national income, GDP, level of employment, price level। जो प्राइस लेवल ऊपर गया तो इन्फ्लेशन हो गया, नीचे गया तो रिसेशन हो गया। ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग दैट? जीडीपी क्या है इंडिया का? जीडीपी लास्ट ईयर से ये साल कितना हो गया? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बढ़ गए हमारे, कितने वर्किंग फोर्स बढ़ा, प्राइस लेवल ऊपर आया, उसका इन्फ्लेशन का इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है? ये सारी चीजों को समझना इज अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और वो कैसे समझेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स से। तो कौन आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा समझाने के लिए, राइट? देन द नेक्स्ट वन, सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ही आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में था। लास्ट टू लास्ट ईयर तक पूरा एक चैप्टर का नाम ही था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। थर्ड चैप्टर था जिसमें पॉवर्टी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में समझना, जैसे कि पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी का लेवल क्या है, इट इज 17% एज पर द 2019 डेटा, और उस टाइम पे 2019 में बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन था 6.3%। मतलब 6.3% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वेर नॉट हैविंग इवन प्रॉपर फूड फॉर 2 टाइम्स। तो ये जो पॉवर्टी लेवल हमने समझा, ये कैसे समझा? डेफिनेटली ये डेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये डेटा मिलने के बाद फिर गवर्नमेंट सोचेगा कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाए, तो उसके लिए बहुत सारे गरीबों के लिए स्कीम्स बनती है, जैसे कि राशन यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें बहुत ही सस्ते में राशन में लोगों को बेसिक जो नेसेसिटी है हमारा फूड, वो देकर लोगों को पॉवर्टी दूर करने का कोशिश किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बेसिक नेसेसिटी है क्या? तो दूसरा बेसिक नेसेसिटी है फूड के बाद आता है यू कैन से शेल्टर। ओके, तो शेल्टर के लिए एसआरए है, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी। उससे क्या होता है, स्लम्स को रीडेवलप करके उनको स्लम्स से निकालकर एक पर्टिकुलर प्रॉपर हाउस में उनको माइग्रेशन मिलता है, वहां पर उनको रहने मिलता है, वहां पर वो लोग रहने जाते हैं और उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप है टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फ्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में फ्री एजुकेशन देकर जो गरीब का बच्चा भी वो भी पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो डेफिनेटली ही विल हैव सम एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। ये सारी चीजों को लेकर गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम समझते हैं, डेफिनेटली मैक्रो लेवल पे सोचेंगे, राइट? व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इट इज 6.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आज भी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 6.1% पार्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यू कैन से approximately 18 करोड़ पीपल, 18 to 20 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। अभी भी उतने सारे लोगों को जॉब नहीं है, तो बहुत सारे स्कीम्स उसमें भी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ऐसा हिंदी में बेरोजगार भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है। अगर हम अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाते, हम अपना रजिस्ट्रेशन करते उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो फॉर अप्रोक्सीमेटली 500 डेज, नॉट मोर देन दैट, 500 डेज तक 300 to 500 रुपीज पर डे गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के नाम पर हम लोग को अमाउंट आएगा पर डे। इट इज अ वेरी बिग थिंग, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होता है, इसलिए उसका बेनिफिट भी बहुत कम लोग ले पाते। बट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लोग ले सकते हैं। ये भी एक स्टेप है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उस टाइम पे भी आपका घर चलना चाहिए। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। बहुत सारी चीजें और भी है। आफ्टर दी चेंज इन द गवर्नमेंट इन 2014, स्किल इंडिया प्रोग्राम मोदी जी ने दिया, जिसके तहत पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें फ्री में बहुत सारी आईटी ट्रेनिंग्स लोगों को दी गई, जिससे एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस क्रिएट हो। तो ये सारे एफर्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए। इनइक्वालिटी के लिए ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट है कि ओनली 1% रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया आर हैविंग द वेल्थ। सिर्फ 1%, जो टॉप के 1% है, उनके पास जितना वेल्थ है, that is more than 4 times of 70% poorest people of India। इंडिया के जो बॉटम के 70% लोग, 70% लोग, उनका टोटल वेल्थ, उनका टोटल प्रॉपर्टी करेंगे तो वो वेल्थ का टोटल से 4 गुना से ज्यादा सिर्फ ऊपर के टॉप के रिचेस्ट 1% लोगों के पास वेल्थ है। मतलब मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारा, दिस इज कॉल्ड एज यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी हो सकता है कि बहुत कम लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है। इसलिए गवर्नमेंट फिर बहुत सारी स्कीम्स डेवलप करती है, जैसे कि मिनिमम वेज पॉलिसी, जिसमें कम से कम इतना वेजेस तो एक वर्कर को मिलना चाहिए जिससे उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ओके, तो ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है।
ओके उन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी भी वैसा बनाया. इंडिया हैज द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर? 2.6 लाख तक 0%, मतलब गरीब को कुछ टैक्स भरना नहीं पड़ेगा. जितना अमीर होते रहेगा, जितना ज्यादा इनकम होगा, लेवल ऑफ इनकम जितना ज्यादा होगा, उतना उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. सो यहां पर भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश है गवर्नमेंट की. ये सारे सॉल्यूशंस कब आएंगे? जब उन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे. कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सब नहीं समझा सकता क्योंकि ये नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, framing economic policies. Already we have understood this in the features part. Features of macroeconomics में हमने समझा है. कौन सी पॉलिसी? तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. बहुत बड़ा जंप था इकोनॉमी में वो तो 1991 का पॉलिसी का, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी में. इसलिए हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने वो चेंजेस लाकर दिखाए. ओके, एफडीआई बढ़ गया, फिर इंडियन इंडस्ट्रीज को फ्री किया, तो बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुलकर आए. जैसे हम आज बात करते हैं टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब इंडस्ट्रीज कब ग्रो हुई, इतने बड़े लेवल पे कब गए, वर्ल्ड में टॉप 10 में कब आए? जब इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ. तो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंप्लीमेंट होती है तो ऑल ओवर द नेशन, मतलब पूरे इकोनॉमी में वो फॉलो होता है. दैट इज व्हाई टू frame economic policy we require not microeconomics but macroeconomics. Then understanding working of an economic system. ऑलरेडी हमने देखा पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है तो माइक्रो काम नहीं आने वाले. कौन काम आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो मैक्रो लेवल पे ही सोचना पड़ेगा. यानी अगर आपको नेशनल इनकम के बारे में सोचना है, जीडीपी, जीएनपी के बारे में सोचना है, ये सारे कंसेप्ट्स आप यही साल नेशनल इनकम के चैप्टर में समझने वाले हो. व्हाट इज नेशनल इनकम एट फैक्टरी कॉस्ट, व्हाट इज नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ये सब कंसेप्ट. सो वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है और क्या कर सकते हैं हम लोग उसको और ग्रो करने के लिए, दैट इज द पार्ट, मतलब वो हम समझ सकते हैं जब हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कितना है? अभी इंडिया का नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम इज अराउंड 180.10 लाख करोड़ रुपीस. 180.10 लाख करोड़ रुपए नेशनल इनकम है इंडिया का. वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है. वर्किंग फोर्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली नेशनल इनकम बढ़ने वाला है. लेकिन नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है? व्हाट आर द मेथड्स? लाइक आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. 3 अलग अलग मेथड से कैसे नेशनल इनकम मेजर होता है. वो मेजर करते वक्त व्हाट आर द डिफिकल्टीज, मतलब थियोरेटिकल डिफिकल्टीज कौन से है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कौन से है, what are the concepts of GDP, GNP, NDP, NNP, national income at factory cost, national income at market price. ये सारे concepts हम लोग सीखने वाले हैं जो national income से associated है, related है. How national income is a circular, has a circular flow. national income का circular flow कैसे है from farm to household and household to farm. ये सारे चीजों को डिटेल में हम समझने वाले national income के चैप्टर में इसी साल. तो ये समझेंगे कैसे? जब हम लोग मैक्रो लेवल पे सोचेंगे. That is why macroeconomics is important to understand the concept of national income in detail. So ये सारी चीजें हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड देख ली. फीचर्स, स्कोप हो गया, फीचर्स हो गया और इंपॉर्टेंस हो गया. बोलो फीचर्स का कीवर्ड क्या था? रिजिस्लाइस. और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कीवर्ड क्या था? यस, लेस फन. तो ये सारी चीजें I am trying my level best to keep the things as simple as possible. मेरे अभी तक के वीडियोस को इतना प्यार आप लोगों ने दिया इसलिए थैंक यू वेरी मच. और भी मैं ऐसे इकोनॉमिक्स के ऊपर, बीके के ऊपर या और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑन यूट्यूब. टिल देन स्टे ट्यून विद मी. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव टू मी, टू माय वीडियोस. अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करते रहिए क्योंकि वी डोंट नो अगर लॉकडाउन एंड भी हो गया तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब स्टार्ट होंगे, अगर स्टार्ट भी होंगे तो कितने स्टूडेंट्स तक अलाउ होंगे एट अ टाइम इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम, वी डोंट नो. सो टिल देन मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहूंगा. थैंक यू सो मच.